अजय और मान्यता की शादी में अब बस एक ही दिन बाकी था। दोनों के दोस्त शादी के पहले बैचलर पार्टी करने की जिद करने लगे। हर कोई चाहता था कि ये रात यादगार बने। लेकिन पार्टी के लिए लोकेशन तय करने का काम जब अजय और उसके बचपन के दोस्त रोहन पर आया, तो उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। शहर के पुराने कब्रिस्तान में पार्टी करते हैं, रोहन ने कहा। क्या? कब्रिस्तान में? मान्यता थोड़ी चौंकी। अरे बस मजे के लिए, डरने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी आजकल कब्रिस्तान में कोई आता जाता नहीं, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मान्यता को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अजय ने उसे समझाया, डरने की बात नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। बस एक यादगार रात होगी। रात के करीब 9 बज रहे थे जब सभी दोस्त शहर के पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। जगह सुनसान और ठंडी थी। घने पेड़ों और पुराने मकबरों के बीच हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। दोस्तों ने म्यूजिक सिस्टम और बियर की बोतलें निकाल लीं। जल्द ही म्यूजिक बजने लगा और सब झूमने लगे। मान्यता और अजय एक दूसरे की बाहों में लिपटे डांस कर रहे थे। उनका प्यार और दोस्तों की मस्ती इस सुनसान जगह की खामोशी को तोड़ रहे थे। लेकिन इस शोर के बीच मान्यता को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अजय, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मान्यता ने धीमे स्वर में कहा। अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा वहम है। हम सब यहाँ हैं, अजय ने हंसते हुए कहा और उसे फिर डांस फ्लोर पर खींच लिया। लेकिन मान्यता की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे ऐसा लगा कि अंधेरे में कहीं दूर पेड़ों के पीछे से लाल आंखें चमक रही हैं। रोहन, क्या तुमने वो आवाज सुनी? अजय के एक दोस्त ने पूछा। कौन सी आवाज? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास कुछ फुसफुसाया। भाई, तुम ज्यादा पी चुके हो, आराम करो, रोहन ने मजाक में टाल दिया। लेकिन कुछ ही देर में हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। म्यूजिक सिस्टम अचानक बंद हो गया। क्या हुआ? ये अचानक म्यूजिक क्यों बंद हो गया? अजय ने हैरानी से पूछा। मैं चेक करता हूँ, रोहन ने कहा और स्पीकर के पास गया। जैसे ही उसने स्पीकर के तारों को देखा, वहां कुछ भी खराब नहीं था। लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और रोहन के चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, उसने घबराए हुए कहा। अजय ने देखा कि मान्यता उसके करीब खड़ी कांप रही थी। क्या हुआ, मान्यता? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो देखो, उसने कांपते हुए एक पुराने मकबरे की ओर इशारा किया। अजय ने देखा और उसकी सांसें थम गईं। मकबरे के पास से धुंधली आकृतियां उठ रही थीं। वे आकृतियां धीरे धीरे साफ होती जा रही थीं। सफेद लिबास पहने लंबे बालों वाली वे परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। भागो यहां से, अजय चिल्लाया। लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने महसूस किया कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। एक आत्मा मान्यता के बेहद करीब आ गई। उसने मान्यता की आंखों में देखा और मान्यता को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे, आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में कहा। महा मान्यता ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए पूछा, हमने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा, हम सिर्फ पार्टी कर रहे थे। ये जगह हमारी है, ये हमारी नींद का ठिकाना है और तुमने हमें जगाया है, आत्मा ने जवाब दिया। अजय ने हिम्मत करके आत्माओं से कहा, हम माफी मांगते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन आत्माओं ने घेराव बढ़ा दिया। अब कोई वापसी नहीं, तुम्हारे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तभी अजय को अपनी जेब में रखी मान्यता की दी हुई पवित्र राख याद आई। वह राख मान्यता ने मंदिर से लाकर उसे दी थी ताकि वह हर मुसीबत से बच सके। अजय ने वह राख निकाली और आत्माओं की ओर फेंकी। आत्माएं जोर से चीखीं और धीरे धीरे गायब होने लगीं। उनकी गूंजती हुई आवाज अब भी कानों में सुनाई दे रही थी। रात बीतने के साथ हर कोई कब्रिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रहा। सुबह की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी और सभी ने राहत की सांस ली। अब से कभी किसी डरावनी जगह पर पार्टी नहीं करेंगे, अजय ने ठान लिया। और हाँ, शादी के बाद मैं तुम्हें कभी अकेले डरने नहीं दूंगा, अजय ने मुस्कुराते हुए मान्यता से कहा। लेकिन उनकी उस रात की घटना ने सबके दिल में एक सवाल छोड़ दिया। क्या वे सच में बच पाए या आत्माओं ने सिर्फ उन्हें समय दिया है? राघव और सौम्या की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। दोनों ने तय किया कि हनीमून के लिए गोवा जाया जाए। खूबसूरत समुद्र तटों और शांत वातावरण के बीच वे अपने जीवन के सबसे यादगार पल बिताना चाहते थे।
वे गोवा पहुंचे और पहले कुछ दिन बड़े आराम और मस्ती में बिताए। चौथे दिन उन्होंने सोचा कि किसी कम भीड़-भाड़ वाले बीच पर जाएं। होटल के एक कर्मचारी ने उन्हें एक रहस्यमयी बीच के बारे में बताया, जो कम लोगों को ही पता था। वह थोड़ा झिझका, लेकिन जब राघव ने जोर दिया तो उसने रास्ता समझा दिया। शाम के वक्त सूरज डूबने के करीब था जब वे उस बीच पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा और समुद्र की लहरों की आवाज बेहद सुकून देने वाली थी। सौम्या ने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, "ये जगह कितनी अलग लग रही है, बहुत शांत है।" राघव मुस्कुराया, "हाँ, लेकिन थोड़ी डरावनी भी। ऐसा लग रहा है जैसे ये बीच किसी फिल्म का हिस्सा हो।" दोनों हंस पड़े और पानी के करीब बैठ गए। शाम गहराती जा रही थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे। अचानक सौम्या को समुद्र के अंदर कुछ अजीब सी हरकत नजर आई। उसने राघव से कहा, "देखो, वहां कोई है।" राघव ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, "अरे, ये तुम्हारी कल्पना है, चलो मस्ती करो।" लेकिन तभी समुद्र की लहरों के बीच से एक लड़की जैसी आकृति दिखाई दी। वह बेहद डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। सौम्या का चेहरा पीला पड़ गया। "राव, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं," उसने घबराते हुए कहा। राघव ने भी वह आकृति देखी और उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। "ठीक है, चलो।" जैसे ही वे उठने लगे, वह आकृति पानी में गायब हो गई। दोनों को लगा कि शायद उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन मन में एक डर बैठ चुका था। वे जैसे तैसे उस बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा। एक आदमी, जो देखने में शराबी लग रहा था, उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधी सौम्या पर थीं। "कौन हो तुम?" राघव ने तेज आवाज में पूछा। शराबी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो बहुत डरावना था। "हमें यहाँ से निकलना होगा," सौम्या ने घबराते हुए कहा। वे तेजी से कदम बढ़ाने लगे, लेकिन वह आदमी उनके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे रुकते तो वह भी रुक जाता। अचानक वह आदमी गायब हो गया। राघव और सौम्या ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। "यह सब क्या हो रहा है?" राघव ने कहा। सौम्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। राघव और सौम्या ने तेजी से बीच से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे कहीं फंस गए हैं। चारों ओर वही रेत, वही लहरें और वही सन्नाटा था। तभी सौम्या ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। "राघव, मुझे बचाओ!" वह चिल्लाई। राघव ने देखा कि सौम्या समुद्र की ओर खींची जा रही थी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह अदृश्य शक्ति इतनी ताकतवर थी कि राघव को भी खींचने लगी। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार राघव ने सौम्या को अपनी ओर खींच लिया। दो गिरते पड़ते रेत पर आ गए। सौम्या रोने लगी। "राघव, हमें यहाँ से निकलना होगा। यह जगह श्रापित है।" राघव भी अब पूरी तरह डर चुका था। उसने सौम्या को संभालते हुए कहा, "हाँ, तुम ठीक कह रही हो। यहाँ कुछ तो गलत है। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं।" जब वे वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह डरावनी शक्ल वाली लड़की, शराबी और कई अन्य अजीबोगरीब आकृतियां उनके चारों ओर खड़ी थीं। वे एक साथ हंसने लगे। उनकी हंसी गूंजने लगी, जो राघव और सौम्या के कानों में किसी खौफनाक गाने जैसी लग रही थी। राघव ने सौम्या का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे दौड़ने के लिए कहा। दोनों ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे जितना दौड़ रहे हैं, उतना ही उस बीच के अंदर फंसते जा रहे हैं। अचानक एक तेज रोशनी उनके चारों ओर चमकी, और जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे अपने होटल के कमरे में थे। सौम्या ने हांफते हुए चारों ओर देखा। हम यहाँ कैसे पहुंचे?" राघव भी चौंक देखी। रात के 3 बजे थे। "क्या ये सब सपना था?" सौम्या ने पूछा। राघव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपनी जेब से रेत निकाली, तो दोनों की आंखें फटी रह गईं। "जो भी था, हम अब कभी उस बीच पर नहीं जाएंगे," राघव ने ठंडी आवाज में कहा। सौम्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह सपना था, या वे सच में किसी रहस्यमय जाल में फंस गए थे?